Here's the screen. If any issue, let me know. And otherwise, we can proceed for the lecture. Modern physics आपका चल रहा है अभी तो. और इस पे एक्सरेज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था. How the X-rays are produced, what type they are having, and what are the important point or quantities जिस पे अपने को फोकस करना होता है. So अगर मैं समराइज करूं और आपके जो डाउट होंगे तो आप पूछ भी सकते हो. समराइज में ये बोल सकते हैं कि these are electron of high energy. ऐसा बोलोगा electromagnetic radiation or wave of high energy. इनको भी दो अलग अलग पार्ट में लोग डिवाइड करते हैं. हार्ड एक्सरे होते हैं, सॉफ्ट एक्सरे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी एनर्जी लेवल को. Anyway, इसका जो वेवलेंथ है उसका हमने ऑर्डर बताया था, रफली 1 एंगस्ट्रॉम होता है. तो इट्स वेरी लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ लाइट. लाइट से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज लाइट के बारे में लोग काफी कुछ जानते हैं. फर्दर मोर इसका जो प्रोडक्शन था, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, दैट प्रोसेस इज रिवर्स टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो जो भी आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है. तो ये भी काफी पॉपुलर होता है पूछने के लिए कि दोनों में क्या रिलेशन. कूलिंग ट्यूब को यूज करके इसका प्रोडक्शन होता है. दो तरह से आपने इसको देखा था. एक कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में देखा होगा, कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज. वो कॉन्टिन्यूअस कोलिजन से आता रहता है और वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज डिसाइड करते हैं कि कितना वेवलेंथ आना चाहिए. सो उसके लिए अपने को मिनिमम वेवलेंथ निकालनी होती है, लिमिटिंग वैल्यू. सो दिस मिनिमम वेवलेंथ इज बेसिकली hc/ev, जहां पर v एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल था. एंड देन वी कैरेक्टरिस्टिक केस. ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, they are due to knocking out some inner electrons from the cell. So अगर inner electrons को knock out करता है तो फिर जो रेडिएशन निकलता है उसके बारे में बात करता है. मोस्टली आपको के सेल वाले के बारे में बात करेगा. तो मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ ये पॉइंट, सो दैट यू कैन डाइजेस्ट एग्जैक्टली है क्या. सो लेट्स से मैं केवल दो ही सेल्स बनाता और ये अपना पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस. इस पर दो इलेक्ट्रॉन्स थे के सेल पे. एल सेल पर और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इस इलेक्ट्रॉन हम लोग अपने काम का यूज करेंगे. एंड देन यू हैड अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गोइंग और कोलाइडिंग दिस. कोइंसिडेंटली इसको नॉकआउट कर दिया और ये अपना खुद इधर कहीं निकल गया होगा नॉकआउट करने के बाद. तो ये जो नॉकिंग आउट से बनती है या फिर वैकेंसी मिलती है, उस वैकेंसी पर ये जो हायर लेवल का या हायर सेल का इलेक्ट्रॉन था ये जंप करने वाला है. When it is going to jump, again radiations are going to be emitted. और वो रेडिएशंस हमारे अगर इसके वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आएंगे तो वो हमारे लिए एक्सरेज हो जाएंगे. वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हो जाएंगे. सो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का जो एनर्जी आने वाला है, दैट एनर्जी विल बी डिसाइडेड बाय दिस जंपिंग. दैट मींस लेवल इन द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, isn't it? सो इसके लिए वेवलेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, सो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप hc डिवाइड बाय डेल्टा E यूज करेंगे. ना दोनों का अलग अलग आइडियाज है, आप देख सकते हो. इनफैक्ट कॉन्टिन्यूअस केस में हम सभी पॉइंट का वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, केवल हम मिनिमम बदलते हैं. एंड हियर वी फाइंड एग्जैक्टली व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज. इसके बाद इसके नॉमेनक्लेचर थे अल्फा लाइन, बीटा लाइन, के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा एंड ऑल दैट. उनके बारे में लोग बात कर सकते हैं. उनको भी मैंने बताया. उसके लिए वो जो एनर्जी लेवल होता है वो कैसे भी दिखा सकता है. मैंने अप साइड से डाउन साइड दिखाया था, सो आप उसको भी याद रख सकते हो. वो एनर्जी लेवल्स को कैसे निकालना होता है,
आप बोर मॉडल को यूज कर सकते हो। सो इन केस अगर हमने इस तरह से दिखाया, उसका मीनिंग ये था कि अपना ये n=1 है, के शेल है, तो इसके लिए E1 एनर्जी आएगी, ये E2 एनर्जी लेवल होगा। अब इसको EK EL नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। And then after you need to find the energy differences, and then after you need to claim कि कौन सा वेवलेंथ कितना जा रहा है। What I told you is this कि अगर इस लाइन को देखोगे so that is K alpha line, इस लाइन को देखोगे that is K beta line, this is L alpha line and so on। ये जस्ट मैंने रिवाइज किया, इस पे आपको कोई कंसेप्ट जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, मैंने आपकी चार्ट ओपन नहीं की, लिखने को 1 सेकंड। हाँ, आपने लिखा है आई लेमडा का वाले पीक्स एक बार एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर लिखा है इज द कोलिजन इज एज्यूम्ड टू बी इलास्टिक, कोलिजन इज एज्यूम्ड टू बी इलास्टिक। यहाँ पर कोई ऐसा एजम्पशन चल नहीं रहा कि इलास्टिक है नॉन इलास्टिक है। ये कैसा कोलिजन होगा वी डोंट नो, बट अगर ये ऐसा कोलिजन है कि जिससे ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया तो फिर हम ये वेवलेंथ लिख सकते हैं। ना यू सी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ट्रैप करने के लिए, तो आप देखोगे कि इस वेवलेंथ के कैलकुलेशन के लिए हम लोग इस बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि इसका एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल क्या था और कैसे आया और क्या चल रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स दैट्स इन बैकग्राउंड कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको नॉकआउट करता है तो अपनों को ये मिलेगा, अगर नॉकआउट नहीं करता है तो ये नहीं मिलेगा। Moreover, whatever the wavelength of this X-rays or emission or radiation we are going to get, it will not be decided by the accelerating potential, neither by the collision transfer energy. It will be simply decided by the energy level of the metal or whatever we are using this material. उस मटेरियल के एनर्जी लेवल डिसाइड करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जीज होती हैं वो बोर मॉडल्स हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर और उसकी जो वैल्यूज होती है ई नॉट, उससे डिसाइड कर सकते हैं। सो उस पे इस कोलिजन के टाइप को लेकर के अपने को वरी नहीं करना है। सो कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों को एक साथ हम लोग इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और कई बार वो आपसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, वो ग्राफ देगा या ग्राफ की कुछ वैल्यूज को आपसे इंटरप्रेट करवाएगा। So what was that graph? Let me explain once more. So let's say यहाँ पर आपने ब्राइटनेस या इंटेंसिटी को मेजर किया और इस एक्सिस पर आपने वेवलेंथ को यूज किया। So intensity and wavelength. So intensity और वेवलेंथ का जो ग्राफ होता है वो रफली ऐसा था कंटिन्यूअस के लिए, और ये 0 को टेंड करता है जब लेमडा बहुत बड़ा हो जाता है। जब लेमडा बहुत बड़ा हो जाएगा तो इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाएगी। ये कंटिन्यूअस है। इस कंटिन्यूअस में ये जो जहां से स्टार्ट हुआ है ये लेमडा मीन है। That means this is the minimum wavelength that you can acquire or attain in those continuous case. और ये सारा कुछ स्मूथ चल रहा होता है, सडनली कहीं कहीं पर आपको पता चलता है कि ब्राइटनेस सडनली बढ़ गई है, मे बी लाइक दिस। किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर आते ही, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर आते ही you got a high value of intensity. So आप देखो कि ये इलेक्ट्रॉन्स थे, कोलाइड कर रहा था मेटल से और अलग अलग तरीके से एनर्जीज को रिलीज कर रहा था और जिसको आपने प्लॉट किया, लेकिन सडनली एक एनर्जी आपको बहुत ज्यादा मिली। इसका मतलब है कोई फोटोन ऑल ऑफ सडन निकला हुआ है। सो जो ऑल ऑफ सडन फोटोन निकला हुआ है, इसका मतलब हुआ कि कहीं से ये रेडिएशंस आए हुए हैं, और वो रेडिएशन बताते हैं कि ये जो जंप हुई होगी, क्योंकि ये जंप कोई कंटिन्यूअस नहीं होने वाली है। जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तभी ये जंपिंग होगी, तभी ये एक्सरेज निकलेगी। सो जो सडन पीक्स होंगी वो अपने को बता रहा होगा कि ये करेक्टरिस्टिक वाला है।
सो अगर एक ही लाइन दिखाता है इसका मतलब है ये के अल्फा लाइन हो सकती है. सो दिस विल बी लेमडा करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा. अगर मल्टीपल दिखाता है तो हम उसकी एनर्जीज को रीड करके बता सकते हैं कौन किस किस लेवल का कैसा रहता है. तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर आता है सो आप इसको रीड करोगे, फिर देखोगे कि बीटा लाइन के लिए एनर्जी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ कम आएगी. सो ये के बीटा होती है. अगर गामा बनाना होगा तो गामा और भी इधर बनाएंगे क्योंकि गामा के लिए आपको एक के और एम तक जाना होता है, एन तक जाना होता है, इनफैक्ट एन तक. तो उसको पकड़ लेता. सो ये जो स्पाइक है, तो ये स्पाइक बता रहे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, कोई नॉकआउट हुआ है, कोई इनसाइड में ट्रांजिशन चला है, उसकी वजह से आ रहा है. सो एग्जाम में जनरली आपको इन वेवलेंथ पर फोकस करवाएगा और उनके रीजंस, हाउ दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर द वैल्यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट केसेस, हाउ वी कैन फाइंड आउट. आपको याद रखना है जब कभी स्पाइक वाली बात आएगी तो आपको यूज करना है. और डेल्टा ई कहां से निकालना है? एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. और मिनिमम कैसे निकालना है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से. गॉट इट. फिर फर्दर आपने लिखा है कैन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हाई एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई द स्पेस और ओनली द वन अबव. कोई भी आ सकता है. आई मीन ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नेक्स्ट वाला होगा. तो देखो इसमें बहुत सारे सेल होंगे. ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये कोई मेटल का कोई हैवी एटम टाइप का रहा होगा, तो इसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे. कोई भी आ सकता है. बट प्रोबेबिलिटी वाइज जाएंगे तो जो फर्स्ट वाला शेल है उससे आने का चांस ज्यादा रहता है, फिर नेक्स्ट लेवल से, फिर नेक्स्ट लेवल से, फिर नेक्स्ट लेवल से. जनरली हम लोग के अल्फा के बारे में स्टडी करते हैं या फिर के बीटा, तभी आपने देखो के अल्फा, के बीटा और के गामा, ये एल अल्फा, ये ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल रहता है. सो इनके बारे में पूछेगा आपसे. वो आपसे फिर कोई और लेवल भी बोल सकता है. सो नी नॉट टू वरी. आपको डेल्टा ही निकालना है. डेल्टा इज द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वी नो हाउ ऑर्बिट्स की एनर्जी अपने को पता होती है. तो किस ऑर्बिट से ऑर्बिट पर आ रहा है यहाँ से हम पता कर लेंगे. इस डेल्टा ई को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जो हम लोगों ने निकाला था, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. नाउ जेड का मतलब आपको जो मेटल मिलेगा उसका जेड दिया जाएगा, यूज कर सकते हो. हालांकि इसको हम लोग रफली लगा रहे हैं, लगा सकते हैं. और एन कौन से ऑर्बिट से आ रहा है उस ऑर्बिट को यूज कर लेंगे, अपने को पता चल जाएगा कितना एनर्जी गैप है, आंसर आ जाएगा. सॉरी. फिर आपने लिखा है आल्सो हाउ टू फाइंड आउट व्हिच इलेक्ट्रॉन विल डी एक्साइट. या सो वो आपको बताएगा. Question will let you know which electron is de-exciting, which is coming downside to fill the vacancy. Question will let you know. और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली कैसे? जैसे उसने बोला कि के अल्फा लाइन के बारे में बताइए, दैट मींस उसने आपको बता दिया कि एल शेल से इलेक्ट्रॉन के सेल की वैकेंसी को फिल कर रहा है. या फिर ऐसा बोलेगा कि एल बीटा के बारे में बताइए. तो एल बीटा का मतलब आप समझ जाएंगे. ये एन और सेल होगा तो एन सेल का इलेक्ट्रॉन एल सेल की वैकेंसी क्रिएट करने आएगा. मोस्टली ये जो नाम लिखे गए इन्हीं में से आपको बोलेगा. सो क्वेश्चन विल लेट यू नो कि कहां से डी एक्साइटेशन, क्योंकि आपके पास एन ऑप्शंस है ना. सो इट वोंट लीव यू लाइक कि आपको चॉइस करें until unless कोई ऐसा क्वेश्चन बनाता है, but it will give you the right information to choose. Further, but the Bohr model applicable in electron, yeah, that's why I said. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आप बॉर मॉडल को एक्सटेंड करके लगा लोगे इसको. अगर ऐसा पूछता है तो आपसे एटलीस्ट उसका कुछ ये जेड एन वाला रिलेशन तो ऐसा जा रहा होगा रफली, तो हम लोग बात कर सकते हैं. उस पर हम लोग कर क्या रहे होंगे, उस पर देखो अगर हम ये अप्लाई कर रहे होते तो कर क्या रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शंस को इग्नोर कर रहे होते हैं. वो रफ सेंस में चलेगा, लेकिन वो आप तभी यूज करोगे जब आपको ऐसा बोलता है लाइक कि अपने को निकालने की जरूरत पड़ती है. मोस्टली क्या करता है वो आपको ये वैल्यूज दे देता है. अगर उसने वैल्यूज दे दिया तो फिर अपने को कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, हम उसी को यूज करने वाले हैं. और इन केस अगर वैल्यूज नहीं देते कुछ और बात करता है देन यू कैन एक्सटेंड टू दैट डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन की क्या पेरिफेरी है और कहां तक वो अपने को खींचना चाहता है. लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल वगैरह नहीं यूज करना है. वो आपको समझ में आ गया होगा, ये मेटल पे जा रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा. और ये स्पाइक्स कैसे बन रहे हैं वो भी अपने को पता चल गया होगा. If you have got it, we can go ahead. और थोड़ा सा और भी अगर आप चाहो तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ.
इसमें कई बार ऐसा कहता है कि हम इस पे बॉर को लगा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो फिर लगाते हैं। अगर हम इसको लगाना चाहते हैं, सो आप देखो कि क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो कभी हम कब लगा, आप समझो कि जब ये लेट्स से कि एल सेल से के सेल पर अगर आ रहा होगा, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो वैसे भी इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगे अंदर, इसको जो इन्फ्लुएंस मिलेगा वो अंदर वालों से मिलने वाला है। और अगर हम इसको कंबाइन होकर के एक सिंगल न्यूक्लियस पकड़ लेते हैं, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन टाइप की स्टोरी बन जाएगी, जिसको हमको पकड़ना है या कैच करना है। तो अगर हम यहाँ पे बॉर मॉडल को यूज करके ये पता कर कितना इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितना वेवलेंथ आ रहा है, सो वी कैन गो एट। और उसके लिए एक बार हम लोग ट्राई भी करते हैं कि किस तरह से इसका आंसर आएगा और क्या मेजर चेंजेस आएंगे जिनको हमको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्या मेजर चेंजेस आएंगे। सो यू से कि कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग कैलकुलेट, या फिर मैं शॉर्ट में ऐसा लिख दूं के अल्फा लाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए के अल्फा के बीटा बहुत सारी लाइंस में कौन सी लाइन के लिए ये अब ज्यादा एप्लीकेबल होगा बोर का मॉडल, या फिर लगाना ज्यादा रिलेवेंट रहेगा, सब बोलोगे के अल्फा के लिए, क्योंकि एल से जंप हो रहा है के पर। सो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो हमारे पास बोर के अकॉर्डिंग था कि 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, और हम लोग यूज करते थे 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पर है। और अगर आप चाहो तो डिटेल में बताने के लिए मैं ऐसे लिख सकता है n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, ये अपना जनरल फॉर्मूला है। तो ये अपने केवल अभी अपने बोर मॉडल को लिखा, ठीक है। ये आर की भी अपनी कहानी है, उसके बारे में मैं बता देता, लेकिन आर अपना रेडबर्ग कांस्टेंट है, उसको पकड़ के चलेंगे। जेड और n1 और n2, क्या अपने को समझ में आता है कि जो जंपिंग होने वाली है वन फर्स्ट लेवल पे आने, क्या अपने को ये भी समझ में आता है कि n2 जो आ रहा है वो एल सेल से आ रहा है यानी 2 से आ रहा है, बिल्कुल समझ में आता होगा। लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन है जो अपने को लगाना पड़ेगा, जो कि बोर में अपने उस समय नहीं यूज किया था, क्योंकि उससे अपने को जरूरत नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम लिया था या हाइड्रोजन लाइक एटम थे। लेट्स से कि आपका ये के सेल था और ये एल सेल है, आपके पास प्लस जेड ई का चार्ज न्यूक्लियस पे रिसाइड करता है, प्लस जेड ई न्यूक्लियस पे रिसाइड करता है। और इस वाले फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और एक वैकेंसी है। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए नेक्स्ट लेवल से इलेक्ट्रॉन आने वाला है, नेक्स्ट लेवल से इलेक्ट्रॉन आने वाला है, और उसके क्या दैट्स व्हाट वी आर बॉदरिंग अबाउट। सो अगर आप इसको हाइड्रोजन से रिलेट करोगे, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम में, तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास एक ऐसा न्यूक्लियस होता है तो और एक ही इलेक्ट्रॉन रहता था, मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन नहीं होता था। अब अपने को उसको काउंट करना है, सो वी कैन काउंट दैट टू। उसको काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो हमारा के सेल का एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो के सेल का इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पीड हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, इफ यू रिमेंबर दैट, C/137 कुछ आया हुआ था रफली। इसका मतलब इसकी जो स्पीड होती है, एक टेंटेटिव आइडिया तो लग ही रहा है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, सो इस पर पार्टिकल करेक्टर तो होता ही है, लेकिन पार्टिकल करेक्टर से ज्यादा डोमिनेंट वेव करेक्टर होता है। तो हम इसको दोनों करेक्टर्स में डील करते हैं। सिंस ये वेव करेक्टर है, इसका मतलब है कि ये किसी लोकेशन पर नहीं है, rather it is in the entire orbit, so it's like clouding the nucleus. Since it's got too much energy, too much velocity, so it is clouding the nucleus. अगर ये न्यूक्लियस को क्लाउड कर रहा है, तो आप इस इलेक्ट्रॉन से पूछो कि इसको कितना टोटल चार्ज फेस करना पड़ेगा, तो अपनी बाउंड्री यहाँ पे बनाएगा और देखेगा कि टोटल चार्ज कितना आ रहा है। तो जब वो टोटल चार्ज काउंट करेगा तो उसको प्लस जेडी नजर नहीं आएगा, क्योंकि प्लस जेडी तो न्यूक्लियस की वजह से था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एडजस्ट हो रहा होगा। और ये क्वाइट अ वैलिड स्टोरी है, द रीजन बीइंग कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी,
इसलिए उसने न्यूक्लियस को पूरा क्लाउड कर रखा था। दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी टू प्रेजेंट एट ऑल लोकेशन वाज ऑलमोस्ट इक्वल। ये आपको समझने में थोड़ा सा भारी गिरेगा, अगर समझ में आता है तो आप बेसिकली वो रिलेट कर रहे हो कि पार्टिकल और वेव कैरेक्टरिस्टिक में लाइक कैसे एक दूसरे पर कन्वर्टेबल रहते हैं। तो ये वेव कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसको क्लाउड करता है। तो अगर उसको इनकॉर्पोरेट करना हो तो हमको क्या करना चाहिए, z ना लिख करके z इफेक्टिव लिखना चाहिए। हाउ मच इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज was experienced by the electron which was de-exciting. Make sense? If it is making sense, then you'll find कि हमारा z effective पता चल जाएगा। z effective is going to be now z minus 1. ये कैसे पता चला? z effective basically पॉजिटिव चार्ज का पॉपुलेशन होता है। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज Zd था और उस पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐड अप हुआ, तो ये हमारे पास Z इफेक्टिव चार्ज बचा। सो अगर हमारे पास ये Z इफेक्टिव चार्ज बचा तो इसका मतलब इफेक्टिव की तरफ इसकी वजह पे हम लोग कितना लिखने वाले हैं, Z माइनस 1। और इसको हम थोड़ा हायर लेवल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमको के बीटा निकालना होता तो हमने को देखना होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं भी जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो वो बेसिकली न्यूक्लियस को शेड कर रहे हैं, क्लाउडिंग कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक दो बार उसने एग्जाम में पूछा भी है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। So what is the screening effect? You say the electrons which are inside, they are clouding the nucleus, so we can adjust them for effective. अगर आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट समझता है तो हमको वेवलेंथ पता चल जाएगी। यस सर, पर आप तो बोले कि वो नॉक करके निकल जाता है, और यहाँ पर फॉर्मूले में तो वो नॉक करके इधर ही रह जा रहा है। नहीं, ये नॉक करके निकल गया है। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये नॉक करके नॉकआउट हो गया है, और ये भी इलेक्ट्रॉन निकल गया है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो डी एक्साइट होकर के उसको फिल करने आने वाला है। तो देखो, एक तो हमारे पास इनपुट इलेक्ट्रॉन था जो बमबार्डिंग से आया हुआ था। उसने क्या किया, उससे हिट किया, हिट करने के बाद इसको इसकी बॉन्डिंग्स को तोड़ दिया और ये फ्री होकर के निकल गया। दैट्स कॉल्ड नॉकिंग आउट। और ये भी अपना कोलाइड वोलाइड करके निकल गया। दैट्स डन। अब हमारे पास बचा क्या है? अब हमारे पास ये स्टोरी बची है। हम उसी स्टोरी को और डीप पे समझना चाह रहे हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग दैट स्टोरी। सर, फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो फिर -1 माइनस इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना। यस यस, ये आयनाइज हो गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन कम है ना हमारे पास। तो अभी कम कहाँ पर है? अभी के सेल पे कम है। फिर वो कमी कहाँ पे पड़ेगी? एल सेल पे कम पड़ जाएगा, क्योंकि एल सेल वाला इधर आएगा। फिर मे बी लाइक कि हायर लेवल वाला एल सेल को फिल करे, फिर वहां पर वैकेंसी आ सकती है, उसके नेक्स्ट लेवल वाला इसको डीएक्साइड करके फिल करेगा। सो दैट मे बी कंटिन्यूअस। लेकिन अपना पर्पस क्या है? पर्पस से कनेक्ट करो। अपने को एक्सरेज चाहिए, तो एक्सरेज की वेवलेंथ हमको कहाँ पर मिलने वाली है? 10 वर्ड वी आर बॉदरिंग अबाउट। उसके साथ और भी आएंगे वेरियस जंपिंग की वजह से, लेट देम बी देयर। सो ये अपने को जो एक्सरेज मिलता है वो बेसिकली मोस्टली वहां पर मिलता है जब हम के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा लाइंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। यू राइटली आइडेंटिफाइड कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो मेटल जो है वो आयनाइज हो गया, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है दैट मैटर्स। उसके बाद क्या सीक्वेंसेस चल रहे हैं दैट्स इंपॉर्टेंट। ऐसा भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था कि जैसे आपका ये बहुत सारे ऑर्बिट थे, इस वाले जो आपका बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन था उसने आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। बिल्कुल निकाल सकता है, इससे कोलाइड कर सकता है। थिंक अगर उसने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो क्या हमको कोई रेडिएशन मिलने वाले? इनसाइड वाला इलेक्ट्रॉन तो आउटसाइड जाएगा नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर, मैं बोल रहा था कि वो Z+1 हो जाएगा, सर Z-1 नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो Z+1। Z+1। अच्छा ठीक है, आपको स्क्रीनिंग नहीं समझा, मैं स्क्रीनिंग फिर से समझाता हूँ। पहले तो आपको ये समझ में आया कि वैकेंसी हमने के सेल पे किया, उसके बाद क्या स्टोरी हो रही है। सर अब यहाँ पर हम जेड लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है वो आपको समझना होगा। आपको पहले याद रखो कि बोर मॉडल में जेड कहाँ से आया था, कहाँ से आया था? कैन यू थिंक ऑफ? क्या ये जेड वहां से आया था कि अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन जैसा एटम है
और इसके बाद ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चलता है, तो हम इस Z को लेते हैं। आपको अब Z की वो बहुत बेसिक वो ले रहे हो जो आपने पढ़ा है। Z मतलब एक केमिस्ट्री में कि एक उसका प्रोटॉन का पॉपुलेशन होता है और एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हम Z पे क्या इन्फ्लुएंस डालते हैं। देखो Z प्रोटॉन्स की पॉपुलेशन होती है, इलेक्ट्रॉन के जाने ना जाने से Z पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोटॉन की पॉपुलेशन वही रहेगी। अब आप Z को कैसे इंटरप्रेट करते हो, दैट्स गोइंग टू मैटर। नाउ पॉपुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स आर स्टिल द सेम नंबर। ना यहाँ पर आपने जब Z का इस्तेमाल किया था तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेशन में उसका इस्तेमाल किया था। फोर्स कैलकुलेशन में हमने चार्ज के फॉर्म में उसको लिखा था और ये वो चार्ज था जो इलेक्ट्रॉन फेस कर रहा था या जिससे इंटरेक्ट कर रहा था। आर गेटिंग द पॉइंट? अब इसी Z को हम कैरी करते हुए कहां तक पहुंचे, इस फॉर्मूले तक पहुंचे थे। सो फॉर अस Z is giving the total E charge that the electron which was orbiting or exciting de-exciting is going to face. Now basically ऐसा लिखना चाहिए ZE is the total charge, इसलिए मैंने ये लाइन लिखा। देखो ZE is the total charge that electron is going to face. Now cloud this. अब ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट डी एक्साइट होगा तो इसको कितना चार्ज न्यूक्लियस से फेस करना पड़ेगा, तो क्या उसको ZE फेस करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स। क्या ये इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है? यस। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन भी अपना इन्फ्लुएंस डालने वाला है? ऑफ कोर्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन भी इन्फ्लुएंस डालने वाला है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे मेजर करेंगे? तो आइडियली अपने को क्या करना चाहिए कि अपने को इसका फोर्स फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहिए जो हम क्लासिकल फिजिक्स में जानते हैं। लेकिन अपने को कुछ और आइडियाज हैं। क्या आइडियाज है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज मूविंग विद अ हायर वेलोसिटी, so this is not at a point, rather it is distributed in all the space. और आप इस तरह से आप चाहो तो गॉस लॉ जैसा कुछ लगा दो और यहाँ इन्वेलप देखो तो इन्वेलप के इनसाइड में कितना टोटल चार्ज आपको नजर आ रहा है। कैन वी से दिस इज द टोटल चार्ज? सो उसी चार्ज को तो हमको यहाँ पे लिखना है। तो Z हमारा Z ना होकर के Z इफेक्टिव हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर Z इफेक्टिव आ जाएगा। हाँ सर, अब समझा। वो अगर बाहर आपने का ध्यान दिया तो आपको इलेक्ट्रॉन, जरूर समझ में आया होगा, अगर ध्यान नहीं दिया है तो फिर यू माइट मिस इट। सर वो बाहर का इलेक्ट्रॉन सर अंदर लेना है ना। हाँ, हाँ, अब समझ बाहर गए। के सर थोड़ा सा डिफरेंट है क्लासिकल से, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। यस बोलो। सर जो हमने अभी Z इफेक्टिव निकाला, तो हम केमिस्ट्री में क्या करते थे कि जो अगर हमको अट्रैक्शंस निकालने रहते हैं तो हम Z इफेक्टिव वो अलग फॉर्मूला से निकालते, जिसमें वो 0.35 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, इसके बाद के, और 0.85 और 1 ऐसे निकालते थे। तो उससे वो -1 एग्जैक्टली नहीं आएगा, क्योंकि अगर थर्ड से सेकंड में आया, नहीं, आउटर ऑर्बिटल से सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिटल में आया, तो जो 0.85 था वो एक कम होगा और 0.35 इंक्रीज होगा, तो उससे वो अलग आ जाएंगे। -1 नहीं आ रहा Z इफेक्टिव। I don't catch you exactly what you said. वो आप एक बार चेक करो किसके बारे में बताया गया है, कि वो Z के बारे में बताया गया है, क्योंकि 0.85 जैसे आप सर वो फिगर्स बोल रहे हो। थोड़ा और हायर ऑर्बिट्स के लिए था सर वो। ये अभी के लिए हाँ, तो 1 ही है। अभी हम लोग K अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं और इस अल्फा लाइन में कितना स्क्रीन आपको मिलने वाला है, दैट इज स्क्रीनिंग आई एम एक्सप्लेनिंग। और वो आपने जो नंबर्स भी बोले हैं वो पॉइंट्स में है, और -1 करना तो थोड़ा सा अजीब है। कई बार क्या होता है ना, कई बार वो कुछ बोलता नहीं है तो अपने को Z ले लेना होता है। कई बार वो डिलिबरेटली बोलता है कि Z -1, मतलब आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट लेना है। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या चल रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक बार फिर से पेशेंटली सुनेंगे तो आपको लॉजिकली करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये जो Z लिखा है इसके बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दैट वर्डिंग आपको हेल्प करेगी। चार्ज with which electron interacts, और you say effective charge with which electron interact। कौन सा इलेक्ट्रॉन? डी एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन। ये लाइन को लिखो और इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। तो उस वजह से अपने को Z की वैल्यू K अल्फा लाइन के लिए हम ये लिख सकते हैं।
हाँ, इसके आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन्स अपना कोई इन्फ्लुएंस उसका इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगे। इनफैक्ट इस ऑर्बिट के और भी इलेक्ट्रॉन उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगे, और जो इन्फ्लुएंस डाल भी रहे हैं उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनिंग वाला जो पॉइंट है दैट कम्स हियर टू फाइंड आउट दिस वैल्यूज ऑफ के अल्फा। इनफैक्ट ये जो था ना, ये ऑलरेडी पता था, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके निकाल रखा था। जब बॉर्ड ने क्या किया ना, बॉर्ड ने अपना आंसर दिया था तो उससे थोड़ा सा मिसमैच आ रहा था जो एक्चुअली लेबोरेटरीज में मिल रहे थे, और जब बाद में ये स्क्रीनिंग इफेक्ट को काउंट किया गया तो फिर उसका जो मैचिंग है और परफेक्ट हुआ और बेटर हुआ। सो दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट इज रियलिटी, और इसको और भी जस्टिफाई किया गया। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और भी जस्टिफाई करके दिखाता कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों जस्टिफाई होता है, इस इलेक्ट्रॉन को क्यों क्लाउड कर सकते हैं। सो एक और लाइन लिख देता हूँ आपके लिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है, सो दैट कि आप उसको याद रखो और फिर आपके डाउट्स पड़ता। इसको कॉपी कर लीजिए, और अब अपने को क्या क्या चेंजेस बनाने, केवल ये चेंज बनाना है। अभी हम लोग आर में भी चेंज करते हैं, जनरली आपके लेवल पे नहीं पूछते हैं, बट अगर आएगा तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे दे देता हूँ। आई एम ट्राइंग टू राइट इन द लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में उन्होंने यहाँ पे बात की है। सो पर्पस क्या है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा तो उसको कितना चार्ज फेस करना है वो अपने को काउंट करना है। अगर हम टोटल फेसिंग चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इनर ऑर्बिट्स पे थे, इनफैक्ट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है उसके लिए हमने को जेड चेंज कर देना है। जेड मतलब टोटल चार्ज निकालना होगा, वो जो टोटल चार्ज आएगा वो टोटल पॉजिटिव एलिमेंट्स और ये पार्टिकल्स जिनका चार्ज ये है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये जेड इफेक्टिव इज नॉट द प्रोटॉन्स टोटल पॉपुलेशन, रादर इट्स इफेक्टिव कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें जेड जो आपका नॉर्मल नंबर होता है ई, ये प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज था। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता नहीं, इसलिए हम लोग न्यूट्रॉन को काउंट नहीं कर रहे हैं, और आपके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो बड़ी बात है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा सेंटर पर है। ये बड़ी बात है डाइजेस्ट करने के लिए, और इसका जस्टिफिकेशन अगर आपको मिलता है तो फिर अपना काम हो जाता है। सो इसलिए कि हम इलेक्ट्रॉन को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्बिट पे नहीं है, रादर वो सेंटर पर है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए इसका वेव कैरेक्टरिस्टिक सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये क्लाउडेड है, दैट मींस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल द लोकेशंस ऑफ दिस ऑर्बिट, ऑलमोस्ट एट ऑल लोकेशंस, वेव नेचर के साथ है। सिंस ये वेव नेचर के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं क्लाउड बना रखा है, इन्वलप कर रखा है। और जब कोई चार्ज, जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, जैसे कि एक चार्ज क्यू है ना, और आपसे कोई बोलता है यहाँ पर बताइए कितना फील्ड है, यहाँ पर बताइए कितना पोटेंशियल है, तो इसका फील्ड वही आता है जो सेंटर पे चार्ज होता है, इसका पोटेंशियल वही आता है स्फीयर का जो सेंटर पे चार्ज होता है। दैट मीन्स कि अगर स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो फॉर आउटसाइड वर्ल्ड इट इज जस्ट लाइक अ चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। यू हैव एन नंबर ऑफ फॉर्मूलाज दैट जस्टिफाई दिस। बस उसी चीज को हम लोग यहाँ पर यूज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको हम कर सकते हैं। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट करेंगे इफेक्टों में। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज व्हेन electron from higher orbit or higher energy level fills the vacancy at lower level or lower orbit, then it also experiences interactions with electrons present in lower orbits.
और अगर उन्हीं के इफेक्ट को हम लोग काउंट कर लेते हैं तो उसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। टू काउंट these interactions or effect of these interactions, language is looking effect of these interactions is known as screening effect. वेरी लेमैन लैंग्वेज में मैंने इसको डिफाइन किया है सो दैट यू कैन डाइजेस्ट एग्जैक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर लोअर लेवल पर आ रहा है तो लोअर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने को काउंट करना होता है, उनके इंटरेक्शंस को। अगर हम उसको काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये जो इफेक्ट आ रहा है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है। और जैसे कि के सेल वाले को अगर मैं और हाईलाइट करूं, सो यू विल फाइंड लाइक दिस कि ये न्यूक्लियस था and this is the first orbit, then there is let's say second orbit. So यहाँ पर अपने पास प्लस ZE चार्ज था और जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन वो एक लोकेशन पे नहीं था, रादर वो इस तरह से वेव बना रहा था। So इसको हम लोग वेव जैसा स्टडी करते हैं। ये वेव दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन का। इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे चलता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे चलता है। तो अगर उसके वेव को हमको एक्सप्लेन करना होगा किस तरह से वेव बनता है, इट्स जस्ट लाइक हमारा वेव इधर जा रहा होता है तो हम लोग उसको ऐसे दिखाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और ये इसके वेव कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली ये इसका वेव कैरेक्टरिस्टिक है जो दिखाया गया, ये जस्टिफाइड है। और इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर मॉडल और डी ब्रोगली को आपस में लिंक करता है। अब देखोगे यहाँ से हम बोर मॉडल का जो एजम्पशन है ना उसको प्रूव भी कर लेते हैं। ये एज्यूम किया था ना कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, एंड दैट्स गोइंग टू बी जस्टिफाइंग। और आप एक बोर मॉडल से डी ब्रोगली को और डी ब्रोगली से बोर मॉडल को प्रूव कर सकते हो इसको यूज करके। सो पॉइंट इज कि ये जो इलेक्ट्रॉन था सिंगल बचा, दूसरा तो वैकेंट है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन ने बोला कि अगर मैं जंप करना चाहूंगा तो मेरे को कितना चार्ज मिलेगा। सो इसके लिए जब आप इक्वेशन लिखना स्टार्ट करोगे, जैसे फोर्स की इक्वेशन या फिर कोई और इक्वेशन लिखना स्टार्ट करोगे एनर्जी के लिए, तो अपने को ऐसा ट्रीट करना होगा कि एक ये चार्ज है और टोटल चार्ज इसके अंदर है। अब इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, ZE माइनस E। दैट मीन्स अपना जो इंटरेक्शन चल रहा है वो ZE माइनस E एंड माइनस E में। सो ये स्टोरी होगी, दो चार्ज हो गए, एक इफेक्टिव एट न्यूक्लियस और सेंटर और एक पार्ट चल रहा था। तो इसकी सारी स्टोरी, अगर वो डीएक्साइड भी नहीं होता है तो इसको चलने के लिए सारी स्टोरी यहीं से बन के आ रही होगी। और अगर हम ये लेते हैं तो बोर मॉडल में हम अब क्या लेंगे, Z माइनस 1 इंटू E एंड E। अब उसका डेरिवेशन देखो, जो बोर मॉडल का था क्या डिफरेंस आया। वहां पर हम लोग ZE और E लिया करते थे, यहाँ पर Z माइनस 1 E और E ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर भी Z आ रहा है उसको हम Z माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे। सारे वही आंसर आएंगे। अब अपने को क्या होगा, फिर से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, वरना हम लोग क्या लिखेंगे, ये वेलोसिटी v है, लेट्स फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, देन अप्लाई द बोर assumption, देन सिंपलीफाई दोस थिंग्स, तो आपको ये पता चल जाएगा। करेक्ट। सो इसी को हम लोग स्क्रीनिंग कहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या कर सकते हैं, सो अपने लिए वेवलेंथ क्या मिल जा रहा है, 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू r z माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अगर हमने 1 लिया तो n1 n2 हमारे भी वो भी नोन हो गए थे, तो इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। सो दैट्स 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। व्हेन यू कैलकुलेट दिस z माइनस 1, so that will turn out to be 3/4। लोग उसको सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, डेसिमल में लिख लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो पॉइंट इज फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वेवलेंथ। अब आपको Z ऐसा चूज करना होता है कि हमारी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर किया जाए, दैट मींस वो एक्स रेज के रेंज में आ जाए। एक्स रेज के रेंज में आ जाएगी तो एक्स रेज हो जाता है, कोई और रेंज में आएगी तो कोई और हो जाएगा। तो जो भी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पता करना है उसको हम पता कर लेते हैं। गॉट इट? कॉपी कर सकते हो। और मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, हालांकि ज्यादा डिटेल में आपको को समझने के लिए बाकी किसी काम का नहीं होगा। देखो जो डी ब्रोगली था
और जो बोर मॉडल है वो कन्वर्जिंग है, मतलब एक ही बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? ये जो पिक्चर बना उसी में, अगर ये इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टरिस्टिक लेता है, सो इलेक्ट्रॉन in orbit has wave character, और ये वेव करेक्टर डोमिनेट इसलिए है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट के करस्पॉन्डिंग है, काफी क्लोज जाता है, 10⁶ तक तो जाती है। सो अगर ये वेव करेक्टर रखता है तो किसी भी ऑर्बिट पर, अगर ये किसी भी ऑर्बिट पर है, लेट्स से इस ऑर्बिट की हम लोग बात करते हैं, सो इस पे इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स बनाएगा क्योंकि वो क्लोज पाथ पर है, सिमेट्रिकल है, तो उसमें इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव बनेंगे। अगर इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव बनेंगे तो कैन वी से, अगर लेट्स से इसकी रेडियस को हम लोग आर पकड़ते हैं, सो जो पेरीफेरी है वो 2πr की है, पेरीफेरी, और उस पेरीफेरी पर n वेवलेंथ अवेलेबल है, n वेवलेंथ अवेलेबल है। सो अगर उसमें n वेवलेंथ अवेलेबल है तो n लैम्डा हो जाएगा। सो हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर वो वेव कैरेक्टरिस्टिक है, सो देयर मस्ट बी इंटीग्रल अमाउंट ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट इन दिस 2πr जोन। वहां इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रल नहीं होगा तो फिर वो सिमेट्री डिस्ट्रॉय होगी, जहां पर मीट कर रहा होगा वहां पर ओवरलैप कर जाएगा। सो इट हैज टू बी इन इंटीग्रल फॉर्म। अगर आप ये इंटीग्रल फॉर्म समझ, स्टार्ट होता है, सो आपको पता चलेगा कि जो r की वैल्यू थी दैट कम्स आउट टू बी n lambda अपॉन ट्वाइस पाई, सो दैट इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। नाउ वेवलेंथ क्या होता है बताएंगे, तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग वेवलेंथ होता है h अपॉन मोमेंटम। h अपॉन मोमेंटम क्या होगा, m इंटू v। अब आप वेवलेंथ को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अपने पास r आ रहा है, r इज इक्वल टू n h अपॉन mv डिवाइड बाई ट्वाइस पाई। इफ यू ब्रिंग दिस mv दिस साइड तो ये बन जाएगा mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इसको देख करके आपको कुछ याद आ गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम इज nh अपॉन 2 पाई। तो जो बोर के पास प्रूफ नहीं था कि मैंने क्यों लिया एंगुलर को nh कट और nh अपॉन 2 पाई, जब डी ब्रोगली के साथ वो एसोसिएट किया गया तो उसका वेरिफिकेशन भी हुआ, और ये जस्टिफाई करता है व्हाट द बोर हैज अज्यूम्ड वाज परफेक्टली ओके एंड थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग इज परफेक्टली ओके। सो कभी अगर आपसे पूछता है कि क्या डी ब्रोगली बोर अलग अलग स्टोरीज है, नो, दे आर कन्वर्जिंग, दे आर सेइंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट फैशन। कॉपी कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वी गॉट टू नो अबाउट दीज एक्सरेज, और इनफैक्ट एक्सरेज का मतलब ये है कि आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ओके, आपके कुछ और डाउट्स इधर थे, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बताते हैं। But the Bohr model was applicable, हाँ वो मैंने आपको बताया, but if Bohr model is applicable then when the electron will come down to case from L, then there will be Lyman-Riesz transition, then how would we X-rays Lyman-Riesz का UV रेडिएशन आपको हाइड्रोजन के लिए मिलता है, उस पर Z नहीं होता है, Z1 होता है। आप Z से मल्टीप्लाई आप देखोगे वेव में Z आ गया, Z स्क्वायर है बेसिकली, वो वेवलेंथ को बदल देगा। अब Z तो आप अलग अलग ले सकते हो। एंड देन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो हम जेड फैक्टर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री इज डिफरेंट, वो आपको हमको बताना एग्जैक्टली क्या आप उसका आइडिया दोगे तो फिर मैं रिलेट कर सकता हूँ। लैंग्वेज अलग हो सकती है, बताने के तरीके अलग हो सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट वाली बात आएगी सो दे मस्ट कन्वर्ज। सर वो जो हमने स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि जो Z इफेक्टिव रहता है दैट इज द मेजर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एटम। तो उससे हम क्या करते थे कि जो Z रहता था उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते थे, जो जिससे हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल जाता था विद कंसीडरिंग ऑल द अच्छा, इंटरेक्शन। समझा मैं समझा। वो कुछ ऐसा डिफाइन किया होगा कि अलग अलग केसेस के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वो आपको बताए गए होंगे, इज इट, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करने का।
नहीं उसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते थे उसे, स्क्रीनिंग नहीं सॉरी शील्डिंग कांस्टेंट। तो उससे क्या होता था कि हम उसमें से जेड में से हम जो कांस्टेंट निकला हमारे कैलकुलेशन से वो सब्ट्रैक्ट करते थे और हम उसको इफेक्टिव अट्रैक्शन लाइक अट्रैक्शन का मेजर एज अट्रैक्शन का मेजर यूज करते थे। तो वो जेड इफेक्टिव था, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके तो वो मैं इसके एक दो अकॉर्डिंग तीन यहाँ पर लैंग्वेज का इशू चल रहा है। हम देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में लैंग्वेज थोड़ी सी अपनी अलग अलग होती है, इंटरप्रिटेशंस भी अलग अलग जाते हैं कुछ कुछ केसेस को लेकर के, नॉट ऑल, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक स्टोरी की होती है। यहाँ पे मैंने जेड इफेक्टिव लिख दिया है, ये मैंने बहुत लूज सेंस में लिखा है, इसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। आप उसको जेड लिख के रखो चलेगा। ये अगर आपका केमिस्ट्री में कोई जेड इफेक्टिव किसी और सिचुएशन में कुछ और कैलकुलेट करने का चल रहा होगा, कंसीडर दैट। पॉइंट इज ये अगर हम इस तरह के ट्रांजिशन को पढ़ रहे हैं तो इस ट्रांजिशन में अपने को इस इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन को कैसे काउंट करना है, अपना पर्पस केवल वही है। और आप फिजिक्स में देखोगे कि कई बार इसको जेड इफेक्टिव नहीं भी बोलेगा। आई मीन ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं कि हम इसको जेड इफेक्टिव के नाम से बुलाते हैं। तो एक तो ये लैंग्वेज की पॉइंट हो रही है। दूसरा यहाँ पर जो हम लोग यूज करना चाह रहे हैं वो मैं आपको अगेन बताता कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इस पे इंटरेक्ट करने वाला है तो कितने चार्ज के साथ उसका इंटरेक्शन चलने वाला है, और वो यहाँ पर आपको बताया। मोर ओवर मोस्ट ऑफ द केसेस में, फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में वो स्क्रीन को काउंट नहीं करते, बट कभी कभी एक दो बार ऐसा केस हुआ है कि उसने डिलिबरेटली इस बात पे बोला है कि अपने को बताइए कि कैसा चल रहा है, काउंटिंग द स्क्रीनिंग इफेक्ट एज वेल। सो फॉर अस, देखो स्क्रीनिंग हो या शील्डिंग हो या क्लाउडिंग हो, ये बहुत ब्रॉडर टर्म्स है। आप किस पॉइंट पर किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से यूज करो उसका अपना मीनिंग में बी डिफरेंट। सो यहाँ पर हम जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, आर यू एबल टू डाइजेस्ट दैट? सर फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर इसको समझने में कहीं आपको लग रहा है कॉन्सेप्चुअली आपको प्रॉब्लम है, आई कैन सॉर्ट इट आउट। देन दूसरा नंबर, देन आफ्टर डाइजेस्टिंग दिस और जो भी आपने केमिस्ट्री में लिखा है, देन कैच इट। दोनों को मैच करो, फिर कैच करो कि कहाँ पर आपका क्या क्या आप दोनों को ओवरलैप कर रहे हो, which may not be the case. Okay? सर यहाँ पे इसका मीनिंग यही है ना कि ये इलेक्ट्रॉन एल से एल ऑर्बिटल से के ऑर्बिटल में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन और जो के ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो उसको आने नहीं दे रहा है, शील्ड कर रहा है, ऐसा ही है ना, मतलब उसका रिपल्शन जा रहा है। तो फिर कह जेड सकते हो आप इफेक्टिव, सेंस में, यस। तो उसका भी मीनिंग तो वही है। तो फिर उसमें क्या है कि अगर हमारा जो ऑर्बिटल है वो nth ऑर्बिटल है और जो n-1th ऑर्बिटल है वो उसका 0.35 टाइम्स का रिपल्शन देगा और n-2 वाला 0.85 टाइम्स रिपल्शन देगा और उसके बाद के सारे 1 रिपल्शन देगा ऐसा। और फिर तो आई मस्ट सी कि एग्जैक्टली आपके पास क्या कंटेंट है और किस तरह की आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। ये मैंने आपको के अल्फा लाइन के बारे में भी बताया हुआ है। आपको कुछ ऐसा मॉजलीज लॉ जैसा बताया गया, क्या उसके बारे में आप बात कर रहे हो? अभी हम आपको बताते इसका जनरल एस्पेक्ट। मॉजलीज लॉ, उसने एक्सपेरिमेंटल करके एक फॉर्मूला बनाया था, उसमें ए और बी जो आपके स्क्रीनिंग कांस्टेंट होते हैं जिसके बारे में बात करो, यू विल गेट इट सून सून, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसकी वैल्यूज अलग अलग केस के लिए अलग अलग आती हैं, फिर लोग उसको याद करते हैं, निकाल कर रख लेते हैं। सो उसको हम जेड उसको हम कैलकुलेट करके रखते हैं और फिर उसके उनकी वैल्यूज को हम लोग यूज करते हैं जहाँ पर जरूरत पड़ती है। आप जो नंबर्स बोल रहे हो, बिकॉज आई हैव मेरे को अभी पता नहीं एग्जैक्टली वो कहाँ से ड्राइव किए गए और किस पॉइंट के बारे में, वो जो डेसिमल्स नंबर्स हैं। फर्स्ट थिंग आप ये समझो, फॉरगेट अबाउट कि आपको क्या पता है। यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट्स बताया गया उस पर आपको कहाँ पर चीज नहीं समझ में आ रहा है, या फिर क्या आपको ऐसा लग रहा है जो आपके कॉमन सेंस से मैच नहीं कर रहा, आपके साइंटिफिक सेंस से मैच नहीं कर रहा है। Forget about the numbers. If I say if electron सर from higher orbit to jump somewhere, how we are going to count it, the way we are counting, क्या उस पर आपको कोई ऐसा कंसर्न आ रहा है कि this should not be the case? Don't compare the results is like by product, बाद में हम उसको compare कर सकते हैं। That means अगर आपको processes पता है तो we are on the right track. Yes. सर आपने यहाँ पे जेड ई माइनस ई लिखा है और पिछले साइड पे जेड ई प्लस ई लिखा है। हाँ, ये आपने बोला तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करता हूँ। जेड ई माइनस ई लिखा हुआ है। देखो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिखने की कोशिश की है, इफेक्टिव चार्ज विद विच डी एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट्स।
सो दिस डी एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज से इंटरेक्ट करेगा? क्या वो ZE से इंटरेक्ट करेगा? आप एक बार मैं फिर से आपको बताता, अगर आपको इश्यूज अभी भी है, आप मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या ये हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला केस बन गया? आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला केस बन गया। सो इसके लिए क्या हम ये बोर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब चैलेंज क्या आ रहा है? हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है, हाउ टू काउंट दिस? तो इसको काउंट करने के लिए एक चीज तो मैंने आपको जस्टिफाई की, दिस इज क्लाउडिंग। सिंस दिस इज क्लाउडिंग, सो हाउ मच द इफेक्टिव चार्ज इज विद विच दिस इज गोइंग टू इंटरेक्ट? सो इसका इंटरेक्शन अब केवल Z से नहीं, ZE पॉजिटिव चार्ज है और E नेगेटिव चार्ज है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन्स है। तो टोटल चार्ज इफेक्टिव सेंटर पे हम लोग कितना ट्रीट कर सकते हैं? क्या हम उसको ZE और -E कर सकते हैं? ये प्लस इसलिए दिखाया क्योंकि हम चार्जेस को ऐड कर रहे हैं। आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं चार्जेस आर नंबर्स, दे कैन बी एडेड टुगेदर टू काउंट द टोटल वैल्यू। और इसका जस्टिफिकेशन देन आई गेव यू कि ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो तो सरफेस पर है, आप सेंटर पे क्यों ले रहे हो? तो ये क्लाउड कर रहा है। फिर अगर क्लाउड कर रहा है तो सेंटर पे क्यों ले रहे हो? तो उसकी वजह है क्योंकि हमारे पास कोई चार्ज होता है तो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए वो चार्ज सेंटर जैसा बिहेव कर रहा होता है। वी हैड एन नंबर ऑफ फॉर्मूलाज। तो उसका भी जस्टिफिकेशन आया कि क्लाउडिंग को हम सेंटर पे क्यों ले रहे हैं? तो अगर हम सेंटर पे हम चार्ज देखेंगे तो जो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव है वही तो आएगा। चार्जेस को तो हम एड अप करते हैं, Q1 + Q2। Q1 हमारे लिए ZE है, Q2 हमारे लिए -E है, Y माइनस Q, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये टोटल कितना हो गया? देन यू राइट इट कि ये टोटल हो गया Z - 1 × E। और अब इस E को हम लोग यूज करने वाले हैं जैसे हम यूज करते थे, और इंस्टेड ऑफ Z जहां पर यूज करते थे बोर मॉडल में, उसकी जगह हम Z - 1 कर देंगे। उसको फिर यहाँ पर भी लिखा कि पहले हम हमारा इंटरेक्शन चलता था ZE और E के बीच में, अब चल रहा है Z - 1 E और E के बीच में, इस लाइन के लिए। और ये फर्स्ट सिंपलेस्ट केस है क्योंकि हम लोग इनर मोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आउटर मोस्ट में आएंगे तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ जाएगी। सो उसके लिए मे बी कि फैक्टर्स हम लोग कैलकुलेट करके यूज करते हो, लेकिन यहाँ पर अपने को ये समझना है कि अगर हमको कैलकुलेट करना पड़े कैसे स्क्रीनिंग आ रहा है, कितना आ रहा है, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी चीज को भी जस्टिफाई करेगा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि बोर मॉडल से बहुत पहले आया था। इवन बोर ने कुछ ऐसा बोला नहीं था, उसके पहले आया था, और वो टोटली एक्सपेरिमेंटल था। उसने इस चीज को जस्टिफाई भी किया, और जिससे ये भी पता चला कि यस बोर मॉडल को थोड़ा सा पावर मिला, एज वेल एज इन नंबर्स की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ी। दैट्स कॉल्ड मॉसलीज लॉ। इसके बाद भी आप एक बार इसको री वॉच करें अपने नोट से, जहाँ पर पहले तो इसको समझ लें और डाइजेस्ट कर लें, देन आफ्टर, बिकॉज प्री कंसेप्शन अगर कोई रहेगा तो आपको समझने में इश्यूज रहेंगे। तो डोंट हैव एनी प्री कंसेप्शन, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। उस पर कोई इशू आ रहा है तो आप उसको रेज करो, फिर उसको पढ़ो, फिर दोनों को मैच करो। उसमें अगर इश्यूज रहता है देन यू कैन शो मी कि क्या चल रहा है, आई कैन एक्सप्लेन। सो व्हाट मॉसली डिड, ये बिफोर बोर मॉडल था। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए कि बोर मॉडल को इसने प्रूफ या जस्टिफाई करने में हेल्प किया। हाउ टू राइट इट केम बिफोर बोर मॉडल। नो, मॉसलीज लॉ और बोर मॉडल में लाइक इट वाज लाइक अपोजिट वर्ल्ड्स। बोर ने सारा कुछ कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकल बनाया और एज्यूम किया और उसके बाद रिजल्ट्स दिए। मॉसली ने कोई भी थ्योरेटिकल आइडियाज नहीं पकड़े, he simply did the experiment and he did n number of experiments, और out of those n number of experiment उसने कई सारे ग्राफ्स बनाए, और जो उसने ग्राफ बनाए दोस ग्राफ्स का ट्रेंड देखा और फाइनली कुछ कंक्लूड किया ग्राफिकली। व्हाट ही डिड वाज दिस कि he plotted a graph between frequency का अंडर रूट और z नंबर। So he took n number of z की वैल्यू बदली। ये बेसिकली इसी को जस्टिफाई कर रहा है, ये z हमारा क्यों बदल रहा है। उन्होंने अलग अलग एटम्स को कंसीडर किया, सेवरल एटम्स को कंसीडर किया और सेवरल ग्राफ्स प्लॉट किए और फ्रीक्वेंसी
हुए अलग अलग सेट्स में। सो उसको कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज मिल रहे थे, वो डी एक्साइटेशंस की फ्रीक्वेंसीज मिल रही थी, सेवरल फ्रीक्वेंसीज, सभी को उन्होंने प्लॉट किया। प्लॉट करने के टाइम पर जब उनका ग्राफ देखा तो ग्राफ कुछ ऐसा गया, पॉइंट्स मिलते हैं बेसिकली, एक पॉइंट इधर आया होगा, मे बी लाइक एक पॉइंट इधर आया, इधर आया, मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ, सम सॉर्ट ऑफ दिस, इस तरह से कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन मिला। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो हर एक पॉइंट एक एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग है, दैट मींस आपने एक जेड लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर की, एक जेड लिया, एक फ्रीक्वेंसी मेजर करी, सम सॉर्ट ऑफ दिस व्हाट इट इज। तो फिर इसको जब उन्होंने समराइज किया, से एक ट्रेंड पता चला, यू कैन आल्सो कैच दैट ट्रेंड। क्या ट्रेंड जाता हुआ नजर आ रहा है कि अगर हम इनको एवरेज करके मिलाते हैं तो कुछ ऐसा लाइन बनता हुआ नजर आता है। So conclusion was this, from experiment, it's totally from experiment, no assumption. Now you can think of as a student of science कि अगर हम लोग कुछ experiments या practically पता कर रहे हैं, that's more real, and what we are taking as theoretical, that's more ideal. So this is something we cannot deny. Theoretically we can have a questions on, like Bohr के assumption है, we can have a questions on, until unless we justify them practically. या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट या थ्योरी चीज आपको बताई जाए, यू कैन हैव अ क्वेश्चंस, बट दिस वाज समथिंग लाइक वी हैव देयर। सो ये एक स्ट्रेट लाइन आया, सो इस स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर उन्होंने इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली। इक्वेशंस कुछ ऐसा जा रहा था, या इक्वेशन जो बन करके आया वो कुछ ऐसा जा रहा था। सो इट्स लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो y का मतलब हुआ रूट f, x का मतलब हुआ z, और एक m का मतलब आप a लिख सकते हो, c का मतलब माइनस a भी हो जाएगा अगर इसको अलग अलग करके लिखो। इस पे ये जो b था ये आपका सील्डिंग कांस्टेंट था, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट था, और ये a और b दोनों कांस्टेंट है बेसिकली। सो दिस द फॉर्मूला ही गिव। जब बॉर का मॉडल आया, बॉर के मॉडल से इसको मैच किया गया तो ये मैच कर रहा था। और अभी जो हम लोगों ने एक्सरेज दिया वो बेसिकली बॉर मॉडल से दिया, उसमें भी आप देखोगे दोनों रिजेंबल करते हुए नजर आते हैं। सो आप देखोगे कि बॉर के हिसाब से क्या था, अगर उससे हम इसको रिलेट करना चाहें, बॉर मॉडल, और मे बी के अल्फा लाइन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, जिसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो अपने को पता था 1 by lambda is equal to is going to be like r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। अभी मैं जनरल लिख देता हूँ, बाद में के अल्फा को अलग से जस्टिफाई कर देंगे। ना अगर ये रिलेशन जा रहा था तो इस रिलेशन से आप चाहो तो इसको c से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप c से मल्टीप्लाई करोगे तो ये c by lambda हो जाएगा, and that is going to be rc z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। ये जो n1 square n2 square है ये बेसिकली नंबर आएगा फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन। अच्छा, c by lambda क्या होता है? c by lambda फ्रीक्वेंसी होती है। सो ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में था और हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसका अंडर रूट लगा दो, सो स्क्वायर रूट आप अप्लाई करोगे तो ये बनेगा z और अंडर रूट rc और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि आप कोई भी बॉर मॉडल का फॉर्मूला लगाओ ना, सभी में b 0 आ रहा था क्योंकि z बन रहा था। अगर इसे आप कंपेयर करोगे तो b 0 आ रहा था। तो ये चीज डिस्टर्ब कर रही थी लोगों को कि अगर मॉजली ने प्रैक्टिकली ये निकाला है तो b हर एक केस के लिए तो 0 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हर एक लाइन जो हमारी सेंटर से पास तो नहीं कर रही है ओरिजिन से। इसका मतलब है देयर मस्ट बी सम करेक्शन नीडेड फॉर दिस, तो उस करेक्शन को इन्वॉल्व करने के लिए अपने फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट को लेके, स्क्रीनिंग फैक्टर या स्क्रीनिंग इफेक्ट को लेकर के हम लोग इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। दैट मीन्स क्या इफेक्ट चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो अब आप इस पे सपोज कर लीजिए के अल्फा लाइन के बारे में बात करते हो तो अलग अलग लाइंस के लिए हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। आपसे पूछ सकता है के अल्फा लाइन के लिए ए और जेड की वैल्यू बताइए, ए और बी की वैल्यू बताइए बेसिकली। सो अगर हम लोग के अल्फा लाइन लेते हैं तो आप देखोगे कि जो अभी लिखा गया था, सो इसमें n1 कितना था अपना,
N1 was 1, N2 was 2, और स्क्रीनिंग जो था वो Z बेसिकली अब Z ना होकर के Z-1 था, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था जो क्लाउड करेगा, जो स्क्रीन करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को अपने को काउंट करना था। Sir, N1 was 2 and N2 was 1, no? N1 is initial. अब कैसे भी लिखो, वैसे अपने को एक पॉजिटिव रखना है। दूसरी बात ये है N1 जहाँ पर वो फाइनली जंप किया, N2 जहाँ से जंप किया। अब उसको एक्सचेंज भी करोगे तो आप N1 N2 N2 N1 लिखो, चलता है, लेकिन याद ये रखना कि कहाँ से कहाँ जंप कर रहे हैं। सो अगर मैंने ऐसा लिखा है दैट मीन्स जंपिंग इज टेकिंग फ्रॉम 2 to 1, तो उसको इनिशियल फाइनल के टर्म में नहीं इस तरह से कि यहाँ पर जंपिंग होनी है और यहाँ से लिया गया। अगर आप स्वैप कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एक माइनस का फर्क पड़ेगा, और वो माइनस क्या करेगा कि स्क्वायर रूट के अंदर स्टोरी बदल देगा, कॉम्प्लेक्स जैसा बना देगा, तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। सो जिस तरह से हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर लिया उसके बेसिस पर 2 से 1 पर आ रहे हैं, तो N2 इज फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, N1 वेयर इट लैंड्स। तो क्या इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये Z को हम Z-1 से रिप्लेस कर रहे हैं, और ये बन जाएगा हमारे लिए RC, और इन नंबर्स को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 - 1/4 हो जाएगा, which could be written as under root 3RC/4, check it, yes, or Z-1. Now you compare this with this, you will find it's exactly matching. और फिर आपसे पूछ लेगा कि K अल्फा लाइन के लिए बताइए क्या क्या चल रहा है, तो हम यहाँ से निकाल करके बता देंगे। सो अपने को पता चला √F is going to be equal to AZ-P. सो A की जो वैल्यू आती है दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 3RC/4, और B का वैल्यू जो अपने आ रहा है वो बना रहा है। सो इस तरह से हम लोग ये कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट को पता करते हैं, और एक्सपेरिमेंटली उसको भी देखा जाता है, उससे भी मैच किया है। सो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और ये थ्योरेटिकल रिजल्ट दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो K अल्फा लेंस के लिए B की वैल्यू 1 होती है, और A की वैल्यू भी आपसे कभी पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, then you can find the value of A is going to be square root of 3RC/4 for K alpha line, which is transition from L cell to M cell, और वैकेंसी वाली स्टोरी जो हम लोगों ने बात किया। ये काफी आउटडेटेड है, आउटडेटेड इन द सेंस कि उस समय एम्पिरिकल कैलकुलेशन से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था, तो ये हम इसके लिए मोस्टली यूज करते हैं एज ऑफ नाउ बोर मॉडल को जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं। सो अब देखो बोर मॉडल का जस्टिफिकेशन मॉजले ने दिया, जो कि उससे पहले प्रेजेंट था, जो कि एक्सेप्टेबल था। बोर मॉडल का सपोर्ट डी ब्रॉगली ने भी किया, और डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने बोर मॉडल का सपोर्ट किया, इसलिए बोर मॉडल को इतना एक्सेप्टेबिलिटी मिला, एंड वी आर यूजिंग इट नाउ। जबकि उन्होंने स्टार्ट किया था काफी अजम्पशंस लेकर के स्टार्ट किया था, जो कि काफी पाथ ब्रेकिंग थे और कई लोगों को अनडाइजेस्टेबल भी थे। बोर मॉडल के बारे में एक और पॉइंट है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, हालांकि लीस्ट रिक्वायर्ड होगा। अगेन अगर आप बिल्कुल बेसिक सेंस से समझेंगे तो क्या प्रॉब्लम अभी तक जो हम लोगों ने किया उसमें क्या चीज कंसीडर नहीं किया वो भी आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि उसको हम करेक्ट कैसे कर लेते हैं। प्रॉब्लम मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, एंड देन यू ट्राई टू फील कि क्या ये प्रॉब्लम है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने बोर मॉडल किया इट्स ऑल गुड और वो एक्सेप्टेबल है, बट अगर उसके आप और डीप पे जाओगे तो आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हो, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम जस्ट भी हैंडल कर पाते हैं जो इस लेवल पर उसको हम सोल्यूशन भी बता सके। जिनका कुछ ऐसे भी है जिनका सोल्यूशन अभी नहीं बता सकते, तो उसको हम एक्सेप्ट करके रखते हैं। सपोज कर लीजिए हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम के लिए बना हुआ प्योरली, और लाइक एटम्स के लिए। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन पाया जाता है, और यू कैन सी कि एक प्लस ई चार्ज पाया जाता है अगर चार्ज के टर्म में बात करें, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑर्बिट करता है। ठीक है, नाउ यू विल सी कि इसका मास तो अपने को पता होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फॉर अस इज नथिंग बट 2 पार्टिकल्स। एक पार्टिकल है mp, दूसरा पार्टिकल है me।
अगर ये दो पार्टिकल्स हैं और ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे से बाउंडेड है, किस तरह से बाउंडेड है? दे आर बाउंडेड बाय दिस थिंग। अब कई सारे कॉन्सेप्ट जो आपने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़े उसको रिलेट करने की कोशिश करना, और ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको रियलाइज करवाएंगे। ये फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स लग रहा होगा, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से टाई किए हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता, सो दे मस्ट हैव कम टुगेदर, सिंगल लोकेशन पर आ जाते हैं, बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। And do you remember anything that we have studied in this manner, in which these two particles, which are making a stable system and having an attractive force? अगर आप पुराना जितना भी पढ़ा उस पर ध्यान डालेंगे, तो we had a concept जिसमें दो particles, particle may be smaller, may be larger. So we had a very similar system. Yes, binary system, binary star system. Good, great, in fact. So this is nothing but this has all the concepts of binary star system. आप उससे इसको रिलेट कर सकते हो। द ओनली डिफरेंस यू विल फील कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं और वहां पर ग्रेविटेशन यूज करते थे। वजह भी है कि ये बहुत पास वाली डिस्टेंस है और बहुत छोटे छोटे मास हैं, तो इसमें ग्रेविटेशन का इग्नोर किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशन को इग्नोर कर रहे हैं, वी कैन डू दैट हैप्पीली, क्योंकि मासेस आर वेरी स्मॉल। और तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेटेड है, और जबकि वो बड़ी बॉडीज पे ग्रेविटेशन डोमिनेटेड होता है। वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था? वहां पर हमने देखा था इनका एक कॉमन सेंटर ऑफ मास होता है, और ये कॉमन सेंटर ऑफ मास के वर्ड रोटेट करते हैं। दैट्स व्हाट आइडिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग तो सारा कुछ प्रोटॉन के अराउंड ही रिवॉल्व करा रहे हैं, प्रोटॉन को रिवॉल्व तो कराया नहीं। सो इट्स लाइक कि वी आर नॉट यूजिंग द सेंटर ऑफ मास वेयर एज वी शुड। सो क्यों नहीं किया, उसकी भी जस्टिफिकेशन है। क्यों करना चाहिए, उसकी भी जस्टिफिकेशन है। क्यों नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज वेरी क्लोज टू द प्रोटॉन, दैट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। सो वी कैन थिंक ऑफ लाइक ओके, बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन है, लेट इट गो, और हमने जो किया वो सब सही चल रहा है, बट कॉन्सेप्चुअली इट्स नॉट कंप्लीट। कितना भी इलेक्ट्रॉन छोटा क्यों ना हो, सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा तो मूव करा ही देगा। अगर उसने स्मॉल अमाउंट से भी मूव कराया, स्मॉल अमाउंट से भी मूव कराया, सो अगर सेंटर ऑफ मास आपका स्लाइटली यहाँ पर आएगा, देन यू विल फाइंड कि ये प्रोटॉन भी तो मूव करेगा, दैट मींस न्यूक्लियस भी मूव करेगी, एंड देन न्यूक्लियस इज आल्सो मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, और उसका टाइम पीरियड और इलेक्ट्रॉन पीरियड बराबर रहेगा। सो आगे चलकर हम इसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, एंड वी कैन डू दैट। सो पॉइंट जस्ट टू टेल यू कि ऐसा भी होता है, अगर क्वेश्चन को एडवांस में ऐसा फ्रेम करता है, then we will take care of कि यस हम इसको बाइनरी स्टार सिस्टम के कॉन्सेप्ट से जाएंगे और इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। R1 पकड़ेंगे, R2 पकड़ेंगे, एंड देन सेंटर ऑफ मास की कंडीशन लगाएंगे, देन फोर्स को बैलेंस कर देंगे सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट से, और सिंप्लीफाई कर डालेंगे। सो उसको भी अगर हम एक लाइन में काउंट करना चाहें तो उसको भी हम शॉर्टकट में काउंट कर लेते हैं। कैसे काउंट करेंगे? तो उस केस में हमारे पास ये दो पार्टिकल सिस्टम है, दो पार्टिकल सिस्टम को हम सिंगल पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये कब ज्यादा डोमिनेंट आएगा? उस समय ज्यादा डोमिनेंट आ जाएगा जिस समय अगर आपसे हाइपोथेटिकली बोलता है कि लेट से जो इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्बिट कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर है हाइपोथेटिकली, देन यू विल फाइंड इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, क्योंकि उस समय सेंटर ऑफ मास मिड पे चला जाएगा, मिड पे चला जाएगा, और फिर अपने को दोनों को घुमाना पड़ेगा। सो ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या काम करना है? सिर्फ एक काम करना है कि जितना भी हमने कैलकुलेशन किया ना, उस सारी कैलकुलेशन में मास को चेंज कर देना है रिड्यूस मास से, क्योंकि दो पार्टिकल सिस्टम को हम लोग सिंगल पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। और रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट क्या, कि अगर अपने पास एक m1 है और एक दूसरा m2 है, सो हम इसको एक ही पार्ट मास समझ सकते हैं और इसको फिक्स मान सकते हैं। और ये जो रिड्यूस मास होता है दैट कम्स आउट टू बी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सो that you can use. So यहाँ शॉर्ट जो अपना पॉइंट ऑफ कंसर्न है,
So if nucleus is not fixed, जो कि नॉर्मली फिक्स नहीं होती क्योंकि एटम तो फ्री होते हैं, तो उसमें कोई अलग से आप क्लैंप तो करते नहीं न्यूक्लियस को. So if nucleus is not fixed, then motion of nucleus can also be counted उसको हम किस तरह से काउंट करते हैं, इसी में मैं लिख देता हूँ, एक ही लाइन सफिशिएंट होगी. बाय रिप्लेसिंग mass of electron by reduced mass. ये कैसे ऐसा कर पा रहे हैं, उसकी भी अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन है. सिंस उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड है तो और आएगा तो आप कैलकुलेशन भी कर ले जाओगे. तो जहां पर हम लोगों ने मास यूज किया था उस मास को रिप्लेस कर देंगे म्यू से. जो भी मास यूज किया था, आप देखोगे रिडबर्ग कांस्टेंट में बेसिकली मास काउंटेड हो गया है, या फिर जो ई नॉट निकाला था उस पर काउंटेड हो गया है. सो वो रिडबर्ग कांस्टेंट हमारा बदल जाता है. सो इस एक्सप्रेशन में ये जो आर है, बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं जो आर एच, इस तरह से नंबर देना स्टार्ट कर देगा. सो उसकी वैल्यू होगी, कोई और न्यूक्लियस आएगा तो उसकी अलग वैल्यू आ जाएगी. तो उसमें हम लोग रिड्यूस मास करके उसको हम चेंज कर सकते हैं. और आप देखोगे आर में एम कहाँ पर यूज हुआ होगा, तो आप एनर्जी वाला फॉर्मूला देखो, वहां पर आपको पता चलेगा एम यूज हुआ था डेरिवेशन के टाइम पे. सो म्यू से रिप्लेस कर देना है, और जहां म्यू का मतलब क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन. और जितना इन दोनों में डिफरेंस आएगा उतना ये एम के बराबर आएगा. और अगर हाइपोथेटिकल कोई सिचुएशन आती है तो फिर जो भी वैल्यू आएगा उसी को हम एम से रिप्लेस, एम की जगह पर उसको रिप्लेस कर देंगे. काउंट कर लीजिए. इससे अपने को क्या फर्क पड़ेगा, इससे हमारा आर चेंज हो जाएगा. आर विल डिपेंड ऑन म्यू. और फिर उसको हम लोग पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितनी वैल्यू तक जाते हैं. सो ये एक और वेरिएशन है जो आपसे पूछ सकते हैं. ओके सो और ज्यादा डीप पे नहीं जाएगा. बोर मॉडल आपका कंप्लीट हो जा रहा है. एक्सरेज उसी से इंक्लूडेड है. एक्सरेज को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. और उससे पहले आपने जो पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल हो या फिर फोटोन थ्योरी हो, डी ब्रोगली हो, ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है. एग्जाम पेपर देख ही सकते हो कि इसका इम्पोर्टेंस काफी है, मेंस में भी एज वेल एज एडवांस में भी. आप एडवांस का पेपर उठा करके देखोगे तो न्यूक्लियर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, पहले फ्यू क्वेश्चंस में आ जाता है. बहुत मॉडल से भी आया हुआ है जो कि हम लोगों ने किया था. इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है, अभी भी एटम से ही हम लोग रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन एटम से निकल करके हम मोर स्पेसिफिक टूवर्ड्स द न्यूक्लियस हो जाएंगे. न्यूक्लियस में क्या चल रहा होता है ये जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोगों ने न्यूक्लियस के आउटसाइड क्या चल रहा है वो जाना. सो न्यूक्लियस के आउटसाइड क्या चलता है वो तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो होती है, जंपिंग होती है, एनर्जी ट्रांजिशन होता है, उनकी अपनी रेडियाई होती है. जब आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हो तो उसको अलग से नाम दे देते हो. सो दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स. ये लास्ट टॉपिक है मॉडर्न का. अगेन आपने केमिस्ट्री में काफी कुछ पढ़ा होगा न्यूक्लियस के बारे में, काफी कुछ चीजें रिजेंबल करती हैं. सो पहले आप ध्यान से समझेंगे, फिर करेंगे, फिर मैच करेंगे. नो, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो अपना फोकस होता है, ये पार्ट ऑफ फिजिक्स है जिसमें लोग न्यूक्लियस के बारे में फोकस करते हैं. सो कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे अगर आपने ध्यान से पढ़ा है कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होता है. फिर जो आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते रहते हो कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो गया, क्यों चेंज कर जाता है, और किसी पर ही
नॉट इज चेंजिंग टू समथिंग एल्स। तो उन सारे पॉइंट्स के आंसर्स अपने को यहाँ पे मिलेंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कौन सा सिस्टम रहने वाला है, ऑफ कोर्स जो ज्यादा स्टेबल होता है। सो ये जो अंदर वाला ब्लैक कलर का मैंने बनाया, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं आप जानते हो, न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियॉन्स बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के हम लोग न्यूक्लियॉन्स बुलाएंगे। इन ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते थे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं, वी हैड अ लॉट ऑफ आइडिया, जितना अपने लिए जरूरी है, जितना अपने लिए जरूरी है। सो ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल कि ये प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। यू कैन हैव दैट कॉमन सेंस और उसको पढ़ सकते हो कैसे। सबसे पहले न्यूक्लियस में अपने को ये समझना होता है कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले, मैं आपको एक क्वेश्चन आपको बस ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए देता, नेक्स्ट क्लास में इसको डीप पे स्टार्ट करेंगे, डिटेल में बताएंगे। क्या आपने कभी ऐसा सोचा या क्या आप उनको आंसर कर पाएंगे कि अगर हम न्यूक्लियस को मैग्नीफाई करके देखते हैं ये, और इस न्यूक्लियस पर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या? नहीं, वो तो अपने को पता है। प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, बिल्कुल होता है। न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है, यू नो दैट। सबके पास मास होता है, ऑफ कोर्स। इसीलिए मास और चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, क्योंकि चार्ज सबके पास था, मास इसलिए ग्रेविटेशन पढ़ा था। अब जब इसको स्टडी करोगे तो यू फाइंड कि इसकी जो रेडियस होती है ना, वो बहुत कम होती है। आई मीन लाइक 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर की होती है। इट्स वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी स्मॉल स्पेस एंड वेरी डेंस स्पेस। हैविंग अंडरस्टूड कि ये कैसा है, कैन यू फाइंड द क्वेश्चन व्हाई दिस इज स्टेबल? अपने पास एक पार्टिकल है प्रोटॉन, एक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, या फिर एक और पार्टिकल है प्रोटॉन। सो ये अगर दो पार्टिकल्स को, कोई भी दो न्यूक्लियॉन्स को हम पकड़ते हैं, सर प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। Sir, your voice broken, madam. यस सर। ओके, तो मैं फिर से बोलता We couldn't हूँ, hear मैं फिर you. से बोलता We हूँ, couldn't. हमें भी सम फ्लक्चुएशन। तो ये न्यूक्लियस जो है, जैसे आपका एटम्स हैं, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी स्टेबल है, मेजॉरिटी ऑफ देम। सो हाउ दे आर मेकिंग n number of particle systems so strong? क्यों? क्योंकि Sir, इसके because, पास अगर आप because the हाँ, gravitational forces are there, so first gravitational and then electrostatic, both forces are there. So first, in the gravitational forces, the both the masses are very small and the distance is also small, so it adds up the huge force. so you say this is huge force. Okay. And similarly in not proton really. and electron. Okay, okay, got it. So ठीक है, आपने बहुत सही सोचने की कोशिश की कि इसके पास मास होता है, इसके पास मास होता है, और then they are going to be interacting or attracting each other, bonding each other, right? And this bonding is because of, अगर होगा तो उसके पास फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन अगर आपने एक प्रोटॉन देखा और एक प्रोटॉन देखा, तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स होगा। अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशन फोर्स आप पाओगे कि उसमें चार्जेस होंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। नेचर में जो फोर्सेस है उसको 4 कैटेगरी में डिफाइन किया गया था। उसमें ये पाया जाता है कि चार्जेस और फोर्सेस, ग्रेविटेशन फोर्स में जो होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पाओगे कि इनको अपार्ट करने की कोशिश करेगा, प्रोटॉन्स को, तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। ग्रेविटेशन फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो आपके दिमाग में जो ये पॉइंट आया वो ठीक है कि इसके पास एक मास होगा, इसके पास एक मास होगा और इसकी रेडियस बहुत कम है, तो ये स्ट्रॉन्ग ह्यूज फोर्स बन सकता है।
बट यू सी कि अगर इसको हम लोग एस्टिमेट करने को चलेंगे तो जी की वैल्यू 10⁻⁻11 होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस के अगर हम बारे में बात करेंगे तो 10⁻⁻27 के आसपास होता है, चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं रफ वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका जो डिस्टेंस आएगा वो फर्मी लेवल का होगा, सो 10⁻⁻15 ऑर्डर का होगा, और इसका आप स्क्वायर करने वाले हो। फाइंड आउट दिस नंबर। नो, दैट्स अ गुड पॉइंट यू आइडेंटिफाइड कि उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है और नीचे हमारा आर स्क्वायर चल रहा है, तो इट टेम्प्ट्स टू गिव आइडिया कि वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट सो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसी से सेटल हो जाएगा और ये नंबर अभी भी सर्वाइव करेंगे। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी लो। दिस इज सो लो इट कैन नॉट होल्ड द टू पार्टिकल्स सो क्लोजर, सो ग्रेविटेशन फेल कर जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां भी लगेगा दैट इज गोइंग टू बी और स्ट्रॉन्ग होगा, रिपल्सिव होगा, ये भी स्टेबलाइज नहीं करेगा। तो फिर आप लोगों को जो पता है वो एक नए फोर्स के बारे में पता करना होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर जो अपने अभी तक पढ़े हुए फोर्सेस है, दे आर नॉट सफिशिएंट टू मेक दिस न्यूक्लियस स्टेबल। और वो जो नया फोर्स है उसी को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर समडे वी मस्ट हैव रिटन कि हमारे पास 4 तरह के फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, या स्ट्रॉन्ग फोर्स नाम देते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड देन ग्रेविटेशन, देन वीक फोर्सेस। तो वो जो न्यूक्लियर फोर्स है एक नया फोर्स है, वो नया फोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर फोर्स। वो इसकी स्टेबिलिटी को बताएगा। हाँ, so there must be a force holding it, that's new force. Nuclear force start to act at a short ranges, good. So उसके कुछ properties हैं वो हम लोग समझेंगे। When two particles come extremely close to each other, so that force start acting, of course. So जब दो particles बहुत पास आ जाते हैं, like 10⁻⁻15 meter, we cannot measure the distance, the closeness. So new force comes in, and that's very strong, and that will keep the particle together until unless you do something bigger with them. So point is कि यहाँ से अपने को ये पता चला, अपने आंसर से पता चला कि अपने को नए फोर्स के बारे में भी सीखना है. So there will be a new force apart from the forces that we know, and फिर कुछ न्यूक्लियस के बारे में बेसिक बातें होंगी, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर और ये न्यूट्रॉन नंबर कैसे चेंज होता है, मास डिफेक्ट क्या होता है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है, क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, एंड फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेगा. रेडियो एक्टिविटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, and that too, these questions are very simple. Like once you know the concept, you can connect it. So we will start it in the next lecture, and we'll try to cover in 2 lectures. It will take probably. काफी कुछ न्यूक्लियस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, काफी कुछ जानते हो, तो जो अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को हाईलाइट करेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. So we take 2 lectures. That means Friday and Saturday. Okay, we have 2 lectures. Okay, so by Saturday it will be completed. और आपका सिलेबस भी न्यूक्लियस तक है जितना टॉट किया जाएगा. So need to be careful और attentive, focused. चलेगा. So आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. कोई क्विक क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए, otherwise turn for the day. Okay, so see you in the next lecture. Thank you.